डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। स्वागत है एक बार फिर से आपका FYUGP। मुझे पता है कई मेरे स्टूडेंट इस वीडियो सीरीज का इंतजार करते हैं। मुझे खुशी होती है जब मैं कुछ टाइम निकाल करके उनके लिए हेल्प करने के लिए वीडियो बनाता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि वो इन वीडियोस पे डिपेंडेंट हैं। कॉलेज में कैसी पढ़ाई हो रही है उसका भी उसके बारे में भी मुझे पता है, और कितनी कंफ्यूजन हो रही है। इन्होंने सिलेबस भी बहुत हड़बड़ी में बनाया है। मैं DU की बात कर रहा हूँ, और सिलेबस में बहुत क्लैरिटी नहीं है, बहुत उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया है। लगता है यूं है कि जैसे कुछ पैच वर्क टाइप का कर दिया है, और क्लासेस में जो हो रहा होगा वो आप उसके विटनेस हैं। लेकिन फिर भी इन सब कैओस के बीच में आई होप कि ये वीडियो आपको कुछ सुकून देगा, चीज़ों को एक राइट पर्सपेक्टिव में आपको समझने की कोशिश आप कर सकते हैं इसके थ्रू, और एग्जाम में आप अच्छा आंसर भी लिख सकते हैं। आज हम लोग क्या चर्चा कर रहे हैं? इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। सिलेबस में कहां पे ये फॉल करता है वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। इसमें दो चीजों को हम डिस्कस करेंगे। एक तो पैराडाइम, पहले समझाएंगे आपको पैराडाइम होता क्या है। इसको प्रिंसिपल्स भी कह सकते हैं, इसलिए मैंने बगल में लिख दिया प्रिंसिपल्स, क्योंकि सिलेबस में प्रिंसिपल लिखी गई है। और फिर थ्योरेटिकल जर्नी या थ्योरेटिकल इवोल्यूशन जो इस सब्जेक्ट की हुई है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो आज पढ़ाई होती है कॉलेजेस में, उसका कैसे जो है थ्योरी, किस किस थ्योरी से वो गुजर के और किन किन थ्योरी को अपने में उसने समावेश किया है और उससे वो आगे बढ़ी है एज ए एकेडमिक डिसिप्लिन, इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ये सेकेंड सेमेस्टर में DSC 4 करके जो जो कोर पेपर है उसके लिए ये मैं तैयारी कर रहा हूं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की। चलिए लेट अस बिगिन। सबसे पहले सिचुएट करते हैं इस पूरे वीडियो को कि ये जो सिलेबस है FYUGP की DSC 4 में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें कहां पे ये फॉल करता है। देखिए, ये जो फर्स्ट इसका यूनिट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए डिसिप्लिन, उसमें मैंने ये आपको कवर कर दिया एंशिएंट रूट्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पर्सपेक्टिव फ्रॉम इंडिया। ये हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में देखा। अब आज यहां पे मैं इन दोनों को कवर कर रहा हूं, मॉडर्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड ओवरव्यू ऑफ थ्योरेटिकल जर्नी। तो ये हम लोग देखेंगे सेकेंड पार्ट वीडियो के, मतलब इसी वीडियो में, एक ही वीडियो में। और दूसरा पहला देखेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको कि निकोलस हेनरी, जहां से ये लिया गया, उसको उन्होंने पैराडाइम कहा है। पैराडाइम और प्रिंसिपल में थोड़ा सा फर्क है, लेकिन पैराडाइम मतलब कि कौन कौन से जो ब्रॉड प्रिंसिपल से गुजरी है ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक सब्जेक्ट बनने के पहले, इसी को पैराडाइम या पैराडाइमेटिक जर्नी कहते हैं। उसको भी हम लोग देखेंगे, थ्योरेटिकल जर्नी एंड पैराडाइमेटिक जर्नी। ये दो जर्नी को हम लोग देखेंगे, और इससे ये समझने की कोशिश करेंगे कि एज ए सब्जेक्ट, एज ए एकेडमिक डिसिप्लिन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कैसे इवॉल्व हुई पिछले करीब 125 सालों में। थ्योराइजिंग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ये इतना जनरल है, इसका कोई मीनिंग नहीं है, इससे कोई क्वेश्चन नहीं बन सकता है, तो ये इसमें समावेश है, क्योंकि थ्योरेटिकल जर्नी जब देखेंगे तो एक तरीके से मैं इन तीनों को इसमें ले रहा हूं। उसके बाद हम लोग इन टॉपिक पे आएंगे, जिसमें से कई वीडियो ऑलरेडी मेरे बने हुए हैं, लेकिन उसको एक तरह से नए पैकेजिंग करके आपको देंगे, जिससे क्या कि आप उसको सिचुएट कर पाए, और ये थोड़ा सा नया है तो इसको अलग से हम बनाएंगे। चलिए लेट अस बिगिन। सबसे पहले हम आते हैं इसकी पैराडिमेटिक जर्नी पे, लेकिन पहले उसके पहले पैराडाइम तो समझिए, जिसको कि इन जनरल आप प्रिंसिपल भी कह सकते हैं, ब्रॉड प्रिंसिपल, सिद्धांत, ब्रॉड बहुत मतलब कि फैला हुआ सिद्धांत कह लीजिए, पैराडाइम। तो कैसे जो है किन किन पैराडाइम के खंभों से या माइलस्टोन से गुजर के आज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हमारे सामने है, इसको देखिए। ये सारा जो डिस्कशन है ये निकोलस हेनरी के बुक से ली गई है। उसका जो चैप्टर है पैराडाइम ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और उसकी जो रेफरेंस है, जो उसका डिटेल है, वो मैंने दिया, आपके रीडिंग लिस्ट में भी है DU के, और मैंने लास्ट में दिया हुआ भी है। वन ऑफ द बेस्ट बुक जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे है वो निकोलस हेनरी की है। बहुत बड़े विद्वान माने जाते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के। मोहित भट्टाचार्य जी की बुक भी अच्छी है, लेकिन ये उससे काफी अलग और बहुत अच्छी है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ये सब कुछ इस बुक में अमेरिकन पर्सपेक्टिव से दी गई, इस बात को ध्यान रखिएगा। उससे ही जनरली ये ली गई है। थोड़ी बहुत मैंने जो है इग्नू से भी, मटेरियल से भी इसको लिया है। सबसे पहले देखिए कि पैराडाइम होता क्या है। अब यहां पे मैंने तो थ्योरी और अप्रोच भी समझाने की कोशिश की है, लेकिन चलिए पहले पैराडाइम देखते हैं। पैराडाइम जो है, इसको तो मैं पढ़ूंगा नहीं, आप पढ़ेंगे तो आप बोर हो जाएंगे, आप पढ़ लीजिएगा। बेसिकली क्या है, एक बाउंड्री है, एक थ्योरेटिकल बाउंड्री या प्रिंसिपल की बाउंड्री। ये एक घेरा है किसी भी सब्जेक्ट का। ये पब एड है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसके अंदर जो मान्यताएं हैं ना, कि ऐसे रिसर्च करना है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इन इन बातों का समावेश है, इन सब विषयों को हमको पढ़ना है, पढ़ने का एपिस्टेमोलॉजी क्या है, किस तरीके से नॉलेज गैदर करना है, कैसे उसको प्रेजेंट करना है,
क्या फ्रेमवर्क है, क्या मोटे मोटे प्रिंसिपल है जिसको आप वायलेट नहीं कर सकते हो, ये सारा जो दायरा होता है उसको पैराडाइम कहते हैं। मतलब एक रिसर्चर या एक थिंकर जो है इस पैराडाइम के बाहर नहीं जा सकता है, मतलब ये उसके अंदर ही उसको रहना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप समझिए कि जैसे न्यूटोनियन मैकेनिक्स जो है या क्लासिकल मैकेनिक्स कहते हैं, वो एक पैराडाइम है। आपको कुछ प्रिंसिपल उसमें मानने ही मानने पड़ेंगे, जो न्यूटन्स के लॉ हैं, ग्रेविटी के लॉ हैं, लाइक दैट। लेकिन आप देखिए कि पैराडाइम टूटता है तो क्या होता है। ये पैराडाइम 300-400 साल चला न्यूटोनियन मैकेनिक्स का, सब सोचते थे कि ये यूनिवर्सल है, ये पैराडाइम के बाहर कोई मैकेनिकल साइंस नहीं है, साइंस ऑफ मैकेनिक्स नहीं है। लेकिन जब क्वांटम मैकेनिक्स आया, अल्बर्ट आइंस्टीन अदर थिंकर ने दिया, तो सब टूट गया। वहां पे न्यूटन का लॉ ही, मतलब ये पैराडाइम के बाउंड्री से बाहर निकलना पड़ा क्वांटम मैकेनिक्स को। इसको पैराडाइम शिफ्ट कहते हैं। और एक बहुत फेमस थिंकर हुए हैं थॉमस कुन, उन्होंने ये कहा है कि साइंटिफिक रिवॉल्यूशन मतलब पैराडाइम शिफ्ट होना। जब भी कोई साइंटिफिक रिवॉल्यूशन होता है ना, तो पूरा पैराडाइम, इस बाउंड्री को ही चेंज करना पड़ता है। जब तक इस बाउंड्री के अंदर में ही डिफरेंट डिफरेंट थ्योरी चल रहे हैं, तब तक जो है साइंटिफिक रिवॉल्यूशन नहीं है, एक ब्रॉड फ्रेमवर्क के अंदर ही थ्योराइजेशन हो रही है। अब आप समझ गए होंगे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पैराडाइम की हम जब बात करते हैं, तो एक ब्रॉड फ्रेमवर्क, theoretical framework within which all scientific thinking and practices of the public administrations are done. अब यहां पे यदि आप देखेंगे ना, तो पैराडाइमेटिक जो जर्नी हम आपको बताएंगे उसमें लगातार पैराडाइम शिफ्ट होती रही है। मतलब एक तरह का रिवॉल्यूशन होता रहा है। एक एरा में कहा गया कि एक्स, तो दूसरे एरा में कहा गया वाई। हम लोग देखेंगे इसको। थ्योरी जो है, आप थ्योरी, पॉलिटिकल थ्योरी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थ्योरी सब समझते हैं। थ्योरी क्या होती है इन जनरल? आप जब कोई सेंटेंस में एक लाइन लिख देते हैं, जैसे न्यूटन का लॉ आप लिखते हैं कि फोर्स जो है वो मास इनटू एक्सिलरेशन होती है, मान जो अप्लाई किया जाता है वो इसके बराबर होता है। इस टाइप की जब आप बात करते हैं, तो ये न्यूटन का जो लॉ हम कहते हैं वो एक थ्योरी है। थ्योरी एक सेंटेंस या लैंग्वेज में एक प्रीपोजिशन होती है, डिक्लेरेशन होती है, जिसको कि साइंटिफिक बेसिस पे क्लेम करता है थिंकर कि वो ट्रू है, ऑब्जेक्टिवली ट्रू है किसी भी काल, परिस्थिति, देश में, और उसको, उसके पीछे जो हमारा प्रूफ है। इस तरह की जो सेंटेंस होती है किसी लैंग्वेज में, ऑथोरिटेटिव सेंटेंस, जो किसी चीज, किसी नेचुरल या किसी सोशल रियलिटी को एक्सप्लेन करने की ताकत रखती है, उसको हम थ्योरी कहते हैं। So theory is a kind of reflective thought, a formal idea or set of ideas stated in certain linguistic proposition, एक लाइन में लिखा जाता है, that is intended to explain some aspect of natural world or social phenomena. तो थ्योरी। अप्रोचेज, हम कई जगह अप्रोचेज यूज करते हैं, बड़ा वेग वर्ड है, इसको आप पर्सपेक्टिव भी कह सकते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कह सकते हैं, लेंस कह सकते हैं। हम क्लास लेंस से देखते हैं, जेंडर लेंस से देखते हैं, लिबरल लेंस से देखते हैं, मार्क्सिस्ट लेंस से देखते हैं, मतलब किस पर्सपेक्टिव से देखते हैं, थ्रू विच रियलिटी इज ऑब्जर्व्ड एंड अंडरस्टूड। रियलिटी के तो कई रूप होते हैं। क्या रियल है? यदि आप चश्मा बदल लें तो आपको सब दूसरे रंग का दिखने लगता है, उसी को अप्रोचेस कहते हैं। अप्रोच को एक जनरल वर्ड है, इसका मीनिंग होता है ए वे ऑफ डीलिंग विद सिचुएशन और प्रॉब्लम। आप किस तरीके से किसी को हैंडल करते हैं। कोई बहुत एग्रेसिव वे में करता है तो एग्रेसिव अप्रोच है, कोई पैसिव वे में करता है, बातचीत कंसल्टेंसी से करता है तो कंसल्टेटिव अप्रोच है, लाइक दैट। इट कंसिस्ट ऑफ क्राइटेरिया फॉर सेलेक्टिंग प्रॉब्लम्स एंड रिलेवेंट डेटा। कैसे आप किसी प्रॉब्लम को सेलेक्ट करते हैं, कैसे अप्रोच करते हैं प्रॉब्लम को, कैसे आप डेटा गैदर करते हैं, किस तरीके से उसको एनालाइज करते हैं, कौन सा टूल यूज करते हैं, और जो कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं वो किस पर्सपेक्टिव से करते हैं, ये सारा चीज अप्रोच है। तो यहां खास करके मैं आपको पैराडाइम के बारे में बताना चाहता था, एक ब्रॉड घेरा जिसके तहत ही कोई एकेडमिक डिसिप्लिन अपनी रिसर्च, अपनी थ्योराइजेशन करता है, उससे बाहर नहीं जाता है। यदि बाहर जाएगा तो वो एक अलग पैराडाइमेटिक शिफ्ट हो जाएगा, वो रिवॉल्यूशन हो जाएगी, पूरा सब कुछ बदल जाएगा। अब आइए कि निकोलस हेनरी ने जो कहा है कि पैराडाइम ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यहां पे डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा कि इसको आप आगे 3-4 साल सुनते रहेंगे कंपटीशन में भी। ये इसको ऐसे भी कहा जाता है कि एक कैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए एकेडमिक डिसिप्लिन इवॉल्व हुई है। सो इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी कहा जाता है इसको। ये भी कहा जाता है कि डिफरेंट एरा जो रहा है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एज ए एकेडमिक डिसिप्लिन, वो क्या क्या है, मतलब कौन कौन से पैराडाइम शिफ्ट होते रहे हैं। ये तो एक तरह से एरा है। जैसे इसको कहा जाएगा इनिशियल फेज को एरा ऑफ पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डायकोटमी, फिर हो जाएगा एरा ऑफ क्लासिकल प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, लाइक दैट।
इसको कई नाम से आप समझ सकते हैं, इसको इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी कह सकते हैं, लेकिन यहां हम कह रहे हैं पैराडाइम्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पैराडाइम आप समझ गए होंगे। तो फर्स्ट जो पैराडाइम है, इसको आप प्रिंसिपल भी कह सकते हैं, आपके सिलेबस में इसको प्रिंसिपल कहा गया है, ठीक है, एक ही बात है। तो जो ब्रॉड प्रिंसिपल, तो पहला जो प्रिंसिपल या पैराडाइम जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का था, वो उसकी शुरुआत 1887 में हुई थी, जब वुड्रो विल्सन, जो बाद में राष्ट्रपति बने वहां के, वो बड़े एकेडमिक माइंडेड थे, उन्होंने एक आर्टिकल लिख दिया 1887 में। इसका नाम था द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। आप इसको पढ़ सकते हैं, छोटी सी आर्टिकल है, नेट पे फ्रीली मिलती है। उसमें उन्होंने पहली बार कहा कि भाई इसकी ना एक तरह से एक अलग विधा है, अलग सब्जेक्ट है। ये एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, उन्होंने एक्सप्लेन किया कि पॉलिटिक्स जो है वो तो है कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप जो इलेक्टेड होते हैं वो कैसे पब्लिक पॉलिसी बनाते हैं, पीपल को ध्यान में रखते हुए, अपनी वैल्यू, अपने पॉलिसी प्रेफरेंस से, वो पॉलिटिक्स है। पार्टीजन पॉलिटिक्स होती है, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। उस हर्ली बर्ली ऑफ पॉलिटिक्स से जुदा होकर के एक पूरा एक महकमा है एडमिनिस्ट्रेशन का, जो एकदम पॉलिटिकल नहीं है, पॉलिटिक्स से एकदम अलग है, न्यूट्रल है। वो टेक्नोक्रेटिक है, साइंटिफिक है, एक्सपर्ट है एंड प्रोफेशनल है। और वो जो भी पॉलिटिक्स जो डिसाइड करती है पब्लिक पॉलिसी, उसको साइंटिफिक टेक्नोक्रेटिक वे में इफिशिएंटली इंप्लीमेंट करता है, बिना ये सोचे हुए कि इसका वैल्यू प्रपोजिशन क्या है, हमें ये अच्छा है या नहीं है, इसको बिना सोचे हुए वो जो पॉलिटिक्स डिसाइड करती है पब्लिक पॉलिसी, उसको इंप्लीमेंट करता है। ये जो उन्होंने डायकोटमी क्रिएट कर दी ना, कि एक साइड में तो पॉलिटिक्स है और दूसरे साइड में एडमिन है, ये जो डायकोटमी उन्होंने क्रिएट किया, ये बहुत, सॉरी मैं यहां बहुत अजीब ढंग से लिख रहा हूं क्योंकि पेन बहुत अच्छी यहां काम नहीं करती है। तो पॉलिटिक्स, एडमिन, तो ये जो डायकोटमी उन्होंने क्रिएट किया ना, ये बहुत दिन तक ये रही कि एडमिनिस्ट्रेशन, फॉर दैट मैटर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यदि पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन है, तो वो पॉलिटिक्स से अलहदा है या जुदा है या अलग है, और उसको पॉलिटिक्स में नहीं घुसना है। पॉलिटिक्स का मतलब उन्होंने ये लिया पब्लिक पॉलिसी बनाना। ये बहुत दिनों तक ये डायकोटमी रही। डायकोटमी मतलब एक दीवार खड़ी कर दी उन्होंने पब्लिक पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में, या कहिए पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में। इसी को पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डायकोटमी कहते हैं। लेकिन ये बहुत फायदे का भी सौदा हुआ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए सब्जेक्ट के लिए, क्योंकि इसको जैसे ही वुड्रो विल्सन ने पॉलिटिक्स से अलग किया, तो लोगों के मन में भरोसा आया कि ये पार्टीजन नहीं है, ये पक्षपाती नहीं है, ये बायस्ड नहीं है, ये साइंटिफिक है, ये टेक्नोक्रेटिक है, ये प्रोफेशनल है, ये एक्सपर्ट है, तो इनके बातों में दम है, इनको वैल्यू दो। एक्सपर्ट को, साइंटिस्ट को सब वैल्यू देते हैं, लेकिन पॉलिटिक्स यदि लोग खेलने लगते हैं तो लोग सोचते हैं कि इसका कुछ अपना मोटिव है। तो उन्होंने पॉलिटिकल मोटिव से जब अलग कर दिया, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को इज्जत मिली, काफी इज्जत मिली। अब यहां पे जो एक लाइन में दे रहा हूं, ये गुडनॉ ने लिखा था, ये एकदम एक्सप्लेन करता है पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डायकोटमी को। ये कहता है कि पॉलिटिक्स हैज टू डू विद द पॉलिसीज और एक्सप्रेशन ऑफ द स्टेट विल। जो स्टेट का विल है, जो पीपल का विल है, जनरल विल आप याद कीजिए रूसो का, उसको जो है पब्लिक पॉलिसी में कन्वर्ट करना, ये पॉलिटिक्स है। जबकि एडमिनिस्ट्रेशन को क्या करना होता है कि जस्ट उस पब्लिक पॉलिसी को एग्जीक्यूट करते हैं, बिना ये पॉलिटिक्स को ध्यान में रखे हुए या पॉलिसी प्रेफरेंस को ध्यान में रखे हुए, टेक्नोक्रेटिक प्रोफेशनल वे में। गुड नाउ, so public administration should be away from partisan politics. It is technocratic, expertise, professional, efficient और scientific है। तो इस तरीके से एक ऊंचे पेडेस्टल पे वुड्रो विल्सन और गुडनॉ ने जो है रख दिया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को, लेकिन एक डायकोटमी भी क्रिएट कर दिया, एक दीवार खड़ी कर दी कि आपको पब्लिक पॉलिसी की तरफ नहीं जाना है। इसके जो थिंकर हैं डेफिनेटली वुड्रो विल्सन, जो स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मैंने आपको बता दिया। फ्रैंक जॉनसन गुडनॉ ने 1900 में एक बुक लिखा, द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ए स्टडी ऑफ गवर्नमेंट। इतना फेमस बुक है, हर एग्जाम में पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। इन्होंने फर्दर जो है पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डायकोटमी को डीपेन कर दिया। 1926 में एल.डी. वाइट ने एक बुक लिखा, इंट्रोडक्शन टू स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो पहली टेक्स्ट बुक कहलाई जो कॉलेजेस में पढ़ाई होती थी। इसके साथ ही ये एरा जो है खत्म हो जाता है, यह पैराडाइम खत्म होता है। अब सेकेंड पैराडाइम जो है वो है साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब ये देखिए क्या पैराडाइम है। ये जो एरा था, ये जो पैराडाइम था या घेरा कह लीजिए, वो ये था जहां पे देखिए क्या क्लेम किया गया कि एक साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को डेवलप किया जा सकता है। जस्ट जैसे न्यूटन लॉ है, उसी तरीके से हम साइंटिफिक प्रिंसिपल बना सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन का,
जो देश काल समय सीमा के परे होगा, मतलब वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल होगा अक्रॉस ऑल ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक हो, प्राइवेट हो, फैक्ट्री हो, गवर्नमेंट हो, नॉट फॉर प्रॉफिट हो, कॉरपोरेट हो, कहीं भी लागू होगा और किसी भी सोशियो कल्चरल सेटिंग में जो है वो लागू होगा। मतलब ये भी है कि किसी भी कल्चरल सेटिंग में जो है वो लागू होगा। तो ये यूनिवर्सल साइंटिफिक साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बनाने का जो दावा करने का ये काल था, ये बहुत ही विशिष्ट काल था। इसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत इज्जत मिली, क्योंकि ये हुआ कि अच्छा, मतलब इतना ज्यादा पावरफुल है कि साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बन सकता है, प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन यूनिवर्सल बन सकता है जो हर ऑर्गेनाइजेशन में लागू होगा। लोग बहुत चार्म्ड हुए, बहुत ऊंचे लेवल पे इसकी पढ़ाई पहुंच गई और इसकी इज्जत मिलने लगी। लेकिन आगे देखेंगे इसका क्या हाल हुआ। इसमें जो थिंकर्स थे, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी टेलर लेके आए, ऑफकोर्स बहुत पहले लेके आए, लेकिन ये इसी काल का माना जाता है, इसका प्रभाव यहाँ पे हुआ। हेनरी फोर्ड ने जो है टेलर के प्रिंसिपल को अपना करके असेंबली लाइन शुरू किया और कार को मास जो है प्रोडक्ट बना दिया, और इतनी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई कि टेलर एक भगवान जैसे हो गए उसे अमेरिका में, कि इसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा देते हैं अपने साइंटिफिक मैनेजमेंट से। देन हेनरी फयोल जो है वो भी 1916 में 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट लेकर के आया अपने बुक जनरल इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में। देन गुलिक एंड उर्विक जो है उन्होंने पेपर ऑन साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लिखा उस समय के प्रेसिडेंट के लिए, जो बहुत फेमस हुई। उसमें उन्होंने पोस्ट कॉर्प का जो है वो एक एक्रोनेम दिया। पोस्ट कॉर्प एक एक्रोनेम है, मतलब कि पी स्टैंड फॉर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग, बजटिंग। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या मैनेजरियल एक्टिविटी होती है उसको उन्होंने इससे बताया। ये बहुत फेमस हो गई। इसी तरह का हेनरी फयोल ने भी POCCC दिया। मतलब सब साइंटिफिक मैनेजमेंट की तरफ जा रहे हैं। ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी, मैक्स वेबर जो है वो थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी लेके आ गया अपने बुक इकोनॉमी एंड सोसाइटी में। उसमें उन्होंने बताया कि कोई भी जो कॉम्प्लेक्स यदि कोई मैनेजमेंट होगा ऑर्गेनाइजेशन का, तो वो ब्यूरोक्रेटिक ही सबसे अच्छा होता है। तो और गवर्नमेंट में भी ब्यूरोक्रेसी होती है, पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन से लेकर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, उसके क्या फीचर होते हैं, क्या हैं, ये सब उन्होंने बताया। प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नाम की बुक लिखी विल बॉय ने, और वो इतनी फेमस हुई। तो ये सब आप देख सकते हैं कैसे ये साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन या यूनिवर्सल प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बनाने का दौर था, और इसको बहुत इज्जत मिली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को। अब आइए हम थर्ड एरा में चलते हैं, या थर्ड पैराडाइम में चलते हैं। ये था कि जहां पे कि ध्वस्त किया गया ये साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के जो दावे को, और कहा गया कि नहीं नहीं नहीं, ये सब तो मिथ है, प्रोवर्ब है, ये सब कहानी किस्से हैं, ये सब कोई साइंटिफिक नहीं, इसमें कोई साइंस नहीं है। इसके अलावा जो पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डायकोटमी जो क्रिएट किया था गुडना और वुड्रो विल्सन ने, उसको भी ध्वस्त किया गया इस पीरियड में। और ये दौर था बिहेवियरल रिवॉल्यूशन का। पूरी जो साइंस की जो विधा थी वो बिहेवियरल रिवॉल्यूशन से एक तरह से स्वेड अवे हो रही थी, मतलब उसका लहर चल रहा था। बिहेवियरल रिवॉल्यूशन क्या थी? बेसिकली उसमें यह था कि ह्यूमन बिहेवियर को क्लोजली ऑब्जर्व करके डेटा जुटा के इंपेरिकल वे में समझा जा सकता है, और उसके बेसिस पे थ्योरी बनाई जा सकती है किसी भी सोशल साइंस की, साइकोलॉजी की, एंथ्रोपोलॉजी की, पॉलिटिकल साइंस की, इवन इकोनॉमी की। ये था बिहेवियरल रिवॉल्यूशन, और ये इंपेरिकल था, मतलब कि ये डेटा, ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू और स्टैटिस्टिक्स, और उससे पैटर्न ढूंढ के थ्योरी और साइंटिफिक थ्योरी बनाया जा सकता है, उसको टेस्ट किया जा सकता है। ये बहाव चल रहा था। उसी के दौरान जो है ये थर्ड पैराडाइम आता है। इसमें कहा गया कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यहां मैं पढ़ रहा हूं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कैन ओनली बी अंडरस्टूड बाय केयरफुल ऑब्जर्वेशन ऑफ बिहेवियर ऑफ द एक्टर्स एंड इट्स इंपैक्ट ऑन द डिसीजन मेकिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब फोकस ये हो गया कि ऑर्गेनाइजेशन में जो इंप्लॉई है, जो बॉस है, सबॉर्डिनेट है, उसके बिहेवियर को समझा जाए, और वो उससे कैसे वो डिसीजन लेते हैं, इससे ऑर्गेनाइजेशन को समझा जाए। सो इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू डेवलप साइंटिफिक यूनिवर्सल प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इसने दावा किया कि जो पिछला एरा था कि साइंटिफिक यूनिवर्सल प्रिंसिपल बना देंगे, वो संभव नहीं है, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर जो है वो अपने कल्चर से गाइडेड होता है, और वो फिकल होता है। कभी कहीं का ह्यूमन, और एक ही ह्यूमन एक टाइम में अलग बिहेव करेगा, दूसरे टाइम में दूसरा करेगा। हर कल्चर में ह्यूमन बिहेवियर जो है चेंज हो जाता है, और ह्यूमन के वैल्यू को जो है वो सेपरेट नहीं कर सकते हो आप, मतलब जो 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 उसका बिहेवियर होता है। इस तरह के चलते जो है साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बनाना बहुत डिफिकल्ट है। इस तरह की बातें होने लगी। इसके अलावा एक और बात आई कि ये कहना कि पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन एकदम जुदा है, ये भी गलत है, क्योंकि सारे एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन जो होते हैं वो हैविली लैडन होते हैं पॉलिसी प्रेफरेंसेस से। मतलब पब्लिक पॉलिसी
एकदम घुसा होता है एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन में। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर कभी भी पॉलिसी से जुदा नहीं हो सकते, और पॉलिसी चूंकि पॉलिटिक्स का डोमेन है, तो कहीं ना कहीं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर पॉलिटिक्स के डोमेन में घुसना ही पड़ता है, क्योंकि उनको पॉलिसी बनाना पड़ता है, केवल इंप्लीमेंट नहीं करना पड़ता है। इसलिए पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डायकोटमी भी जो है एक मिथ है। इस टाइप की बातें कही गई। अब ये जो पैराडाइम था, आप समझ सकते हैं कितना डिफरेंट हो गया ये सेकंड पैराडाइम से। इसके जो थिंकर्स थे, सबसे बड़े इसके महंत कह लीजिए, वो हर्बर्ट साइमन थे, जिनको कि मतलब एक तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन मेकिंग थ्योरी का पिता भी कहा जाता है। उनको नोबेल प्राइज मिला एक तरह से इस बुक के लिए। एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर उन्होंने 1947 में लिखा था, जिसमें उन्होंने पाथ ब्रेकिंग रैशनल डिसीजन मेकिंग थ्योरी बताया था, और बहुत सारे बहुत नए नए उन्होंने टर्म कॉइन किए थे, बाउंडेड रैशनैलिटी एंड सेटिस्फाइसिंग एडमिनिस्ट्रेटिव मैन, और इस टाइप की बातें। तो इन्होंने जो है डिक्लेयर कर दिया कि साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एकदम मिथ और प्रोवर्ब है, कुछ नहीं है ये। द फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव, चेस्टर बर्नार्ड ने लिखा। ये भी एक बहुत ही सेमिनल बुक साबित हुई, जिसका बहुत प्रभाव जो है साइमन के इस बुक पे पड़ा था, एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर पे। चेस्टर बर्नार्ड ने कहा कि ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, एक सोशियली कंस्ट्रक्टेड कोऑपरेटिव वेंचर है। इन्होंने काफी सारे ह्यूमन बिहेवियर, इन सब पे जो है ऑर्गेनाइजेशन को परखने की कोशिश की। डायनेमिक एडमिनिस्ट्रेशन, मैरी पार्कर फोलेट ने लिखा। उन्होंने भी बहुत सारा ह्यूमन बिहेवियर, कैसे बॉस सबॉर्डिनेट का रिलेशन, ऑर्गेनाइजेशन में कंस्ट्रक्टिव कन्फ्लिक्ट कैसे होता है, कैसे कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करना चाहिए, ये सारी चीज़ों पे चर्चा किया। और यहाँ पे एल्टन मायो का नाम लेना बहुत जरूरी है, जो एक तरह से बिहेवियरल रिवॉल्यूशन के जनक कहे जा सकते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। उन्होंने हॉथरोनियन एक्सपेरिमेंट को निर्देशित किया, और उसके थ्रू उन्होंने जो है ये साबित किया कि ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसमें ह्यूमन बिहेवियर को समझना बहुत जरूरी है। उसमें जो वर्कर होते हैं वो कोई इकोनॉमिक मैन नहीं होते हैं, बल्कि वो जो है एक सोशल मैन होते हैं। वो अपने परिवार, अपने सोसाइटी, अपने सोशियो कल्चरल सेटिंग से एकदम बिल्कुल इम्बेडेड होते हैं, उसमें घुसे होते हैं, और वो उसी के तरह से वही चीज वो लाते हैं, वही वैल्यू ऑर्गेनाइजेशन में लाते हैं। इसके अलावा मायो ने यह कहा कि ह्यूमन बिहेवियर ये साबित करता है कि ऑर्गेनाइजेशन में एक पैरेलल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बनता है, जो कि टी ब्रेक में लोग मिलते हैं, कैंटीन में मिलते हैं, चाय पानी पे मिलते हैं, इवन वॉशरूम में मिलते हैं, और उनका जो एक ग्रुप होता है, जो थॉट होता है, वो फॉर्मल से भी ज़्यादा स्ट्रांग होता है। उसके थ्रू जो कम्युनिकेशन भी बहुत फास्ट जाती है, जिसको ग्रेप वाइन कहा जाता है, मतलब तुरंत कम्युनिकेशन फैल जाती है। और वो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के जो नॉर्म वैल्यू होते हैं, वो ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इस तरह की बातें इल्टन मायो ने की। आप देख सकते हैं कि इस पूरे दौर में कितना ज़्यादा बिहेवियर पे जो है फोकस था, और डिसीजन मेकिंग पे था, और पिछले एरा को कैसे इन्होंने ध्वस्त कर दिया, और पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डायकोटमी को भी इन्होंने जो है बहुत डाइल्यूट कर दिया, ध्वस्त किया। अब यदि हम लोग यहाँ पे, तो चौथा आना चाहिए, शायद तीसरा या चौथा, देख लीजिएगा। ये शायद ठीक ही है, शायद ये। तो इसमें जो नेक्स्ट जो पैराडाइम है, वो निकोलस हेनरी कहते हैं कि दो पैरेलल चला। एक है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए पॉलिटिकल साइंस, एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज मैनेजमेंट। अब यहां पे आप जरा सा देखेंगे, तो यदि मैं एक वेन डायग्राम करूं, ये मान लीजिए पॉलिटिकल साइंस है, पीएस, और ये पब एड है, और यहाँ पे एक मैनेजमेंट है। आप जानते हैं मैनेजमेंट क्या होती है, मैनेजमेंट की पढ़ाई होती है, जनरल मैनेजमेंट। तो ये माना गया कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट का ही एक पार्ट है। मतलब ये मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा सा एरिया है, और उसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट है। कुछ लोगों ने कहा नहीं, ये पॉलिटिकल साइंस का एक पार्ट है। पॉलिटिकल साइंस जो है इंटरेस्ट, पावर, पब्लिक पॉलिसी कैसे बनती है, उसका इंप्लीमेंटेशन कैसे, सोशल अरेंजमेंट में बेस्ट कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, वैल्यूज का एलोकेशन ऑफ वैल्यूज एंड ऑल, रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, और उसका एक पार्ट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि ये भी पॉलिसी बनाता है, ये भी पावर, इंटरेस्ट और जनरल पब्लिक अरेंजमेंट के बारे में कैसे बेस्ट किया जाए उस बारे में सोचता है। अब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन झूलने लगा। इस बेचारे का ऐसा हाल हो गया कि बहुत सारे यूनिवर्सिटी में ये पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में पढ़ाया जाता था, और बहुत सारे में ये मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में पढ़ाया जाता। अपना इसका कोई औकात ही नहीं थी, अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं थी। कई जगह निकोलस हेनरी कहते हैं कि ये ना जैसे सौतेला बेटा की तरह जो है ये बिहेव किया जाता था। पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट इसको सौतेला बेटा मानता था, और मैनेजमेंट भी इसको सौतेला बेटा मानता था। तो इसकी हालत बड़ी पतली हो गई थी इस बीच में, 1950 से 1970 ये झूलता रहता था। तो यही बात यहाँ पे इंग्लिश में लिखी गई है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट जो इसका 70 के बाद निकोलस हेनरी का कहना है कि एकदम ये डिस्टिंक्ट सेल्फ स्टैंडिंग एकेडमिक फील्ड बन गया। कैसे बना ये फील्ड?
जब न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एनपीए नाम का एक बहाव आया और उसने जो है इसको एक डिसिप्लिन के रूप में खड़ा किया, फिर न्यू पब्लिक मैनेजमेंट आया, इस सब के बारे में आपको डिटेल में आगे पढ़ने को बहुत मिलेगा। फिर जो है पब्लिक चॉइस अप्रोच आया और पब्लिक पॉलिसी जो है वो एकदम इंटीग्रल बन गया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। तो ये दोनों से इसने पल्ला झाड़ करके पॉलिटिकल साइंस और मैनेजमेंट, इसने कहा कि मैं एक इंडिपेंडेंट एकेडमिक डिसिप्लिन हूं, मास्टर इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एमपीए। और एमपीए की पढ़ाई जो है पूरे अमेरिका में छा गई, हर जगह एकदम इंडिपेंडेंट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट खुला, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट खुला, वहां पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई होने लगी। और ये जो है 1970 से लेके अभी तक जो है एक इंडिपेंडेंट ब्रांच के रूप में माना जाता है। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये तो हो ही गया कि पॉलिटिकल साइंस और मैनेजमेंट से अपना इन्होंने नाता तोड़ के अपना इंडिपेंडेंट हो गए। वैसे अभी भी हम लोग पॉलिटिकल साइंस में उसको पढ़ते हैं, लेकिन अलग, आप जानते हैं मास्टर्स में तो बिल्कुल अलग सब्जेक्ट है, जस्ट लाइक आईआर। पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन कंटिन्यूम अब इसको माना जाने लगा। मतलब ये कहा गया कि ये कोई एक एंड पे पॉलिटिक्स है और एक एंड पे जो है एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिन। ये कंटिन्यूम है। कंटिन्यूम सोशल साइंस में बहुत ही एक जनरल विचार है, थॉट है, जान लीजिए। उसमें यह कहा जाता है कि कोई ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, रात और दिन के बीच में बहुत सारा मतलब मल्टीपल शेड्स ऑफ ग्रे होते हैं। तो वही यहाँ पे कि एक एंड पे पूरा पॉलिटिक्स है, जहां पे कि एकदम पार्टीजन पॉलिटिक्स होती है, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स होती है, पब्लिक पॉलिसी में बार्गेन होती है। और दूसरे साइड में एकदम प्योर एडमिनिस्ट्रेशन है, जहां पे कि बिल्कुल पार्टीजन पॉलिटिक्स कुछ नहीं है, टेक्नोक्रेटिक वे में, प्रोफेशनल वे में पब्लिक पॉलिसी को इंप्लीमेंट किया जाता है। लेकिन जैसे जैसे आप इधर जाइएगा या जैसे जैसे इधर आइएगा, तो दोनों एक दूसरे से मर्ज होने लगते हैं, गड-मड होने लगते हैं। बीच में यदि आए तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये पॉलिटिक्स है या एडमिनिस्ट्रेशन है। जब आप देखेंगे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर जो है इलेक्टेड जो मेंबर हैं पार्लियामेंट के, उनके साथ बैठ करके पब्लिक पॉलिसी बना रहे हैं, सरकार को डिफेंड कर रहे हैं, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं या एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं। इसी तरीके से जब आप देखेंगे कि चुने हुए प्रतिनिधि जो है एकदम टेक्नोक्रेटिक वे में पब्लिक पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में हेल्प कर रहे हैं, वो साइंटिफिक बातें कर रहे हैं, वो बहुत ही ऑब्जेक्टिव रूप में प्रोफेशनल वे में जो है वो पब्लिक पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने में हेल्प कर, आपको समझ में आएगा कि पॉलिटिशियन है या ये एडमिनिस्ट्रेटर है। तो इस तरह की जो घालमेल होती है, इसको मतलब एक कंटिन्यूम के रूप में देखा जाना चाहिए, ना कि कोई डायकोटमी को काट के कंटिन्यूम कर दिया गया इस फेज में। एंड पूरा पूरा फोकस जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का इस दौर में पब्लिक पॉलिसी पे आ गया। मतलब ये हुआ कि पब्लिक पॉलिसी जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, क्योंकि पब्लिक पॉलिसी से ही पीपल का जो वैल्यू प्रेफरेंस है पूरे जनता का, या उसकी जो विल है, जनरल विल है, उसको एक मूर्त रूप दिया जाता है। और उसी से जो है वो स्टेट भी अपना जो दायित्व है पब्लिक के लिए वो फुलफिल करता है। इसीलिए पब्लिक पॉलिसी हैज बिकम द लाइफ लाइन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन दिस इंडिपेंडेंट एरा। इसको आप कह सकते हैं आजादी मिल गई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को। अब निकोलस हेनरी कहते हैं कि एक और पैराडाइम जो है साथ में, ये तो चल ही रहा है कि इंडिपेंडेंट हो गई, लेकिन एक और पैराडाइम आया है, वो है गवर्नेंस पैराडाइम। ये 1990 जब यूएसएसआर का पतन हो गया, नियो लिबरल एरा आ गया, ग्लोबलाइजेशन का एरा आया, तो उस एरा में एक नया वर्ड बहुत सामने आया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, गवर्नेंस। अब आप कहेंगे सर ये गवर्नेंस तो गवर्नमेंट है, कई आप स्टूडेंट ऐसे सोचते हैं, दोनों में बहुत ही फर्क है, दोनों मिला जुला है, लेकिन गवर्नमेंट वर्सेस गवर्नेंस, इस पे मैंने पूरा एक वीडियो बनाया, आप देख सकते हैं। एक लाइन में भी कहें तो गवर्नेंस जो है एक तरह का पार्टिसिपेटिव कोलैबोरेटिव वे है, एक कंट्री के रिसोर्सेज या प्रॉब्लम को मैनेज करने का तरीका, कि कैसे हम अपने रिसोर्सेज को भी या अपने समस्याओं को भी मिलजुल करके, सब दिमाग लगा करके कोलैबोरेटिव वे में, सरकार भी आती है उस मंच पे समस्या सुलझाने में, पब्लिक सेक्टर भी आती है, प्राइवेट सेक्टर आते हैं, एनजीओज आते हैं, मार्केट आते हैं, एमएनसीज आते हैं, ओपिनियन लीडर आते हैं, मीडिया आते हैं, सिविल सोसाइटी आते हैं। ये सारे स्टेक होल्डर मिलके जब देश की समस्या को सुलझाने के लिए एक प्लेटफॉर्म पे आके बातचीत करके, कोलैबोरेट करके एक तरीका निकालते हैं, डिसीजन लेते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं, उसको गवर्नेंस कहते हैं। लेकिन जब गवर्नमेंट सोलली यही काम करे और बाकी लोग जो हैं वो सब मूक दर्शक बने रहे, तो उसको गवर्नमेंट कह लीजिए। अब एक नारा दिया गया इस पेज में कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। मतलब क्या कि गवर्नमेंट ही केवल जो है निर्णय नहीं लेगी देश के लिए और इंप्लीमेंट नहीं करेगी, बल्कि ये सारे स्टेक होल्डर जो मैंने नाम दिया वो सब एक मंच पे गवर्नमेंट लाएगी, उसको इकट्ठा करेगी, उसकी सुनेगी और फिर मिल करके जो है समस्या का समाधान किया जाएगा। पैंडेमिक इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल, आप देखिए कि कैसे प्राइवेट सेक्टर ने वैक्सीन निकाला, कैसे हॉस्पिटल उसके सामने आए, कैसे जो है मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन आए, कैसे पब्लिक ने सहयोग दिया और सब लोगों ने मिल करके जो है पैंडेमिक को लड़ा। केवल गवर्नमेंट नहीं लड़ सकती थी।
तो इसको गवर्नेंस अप्रोच कहते हैं, इसको अच्छा माना जाता है। और इसी से निकला गुड गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट। गवर्नेंस तो होना ही चाहिए, लेकिन वो गवर्नेंस गुड होना चाहिए। गुड गवर्नेंस मतलब कि वो ट्रांसपेरेंट हो, अकाउंटेबल हो, पार्टिसिपेटिव हो, करप्शन फ्री हो, रूल ऑफ लॉ हो, ओपन हो। इस टाइप की 7-8 कैरेक्टरिस्टिक जो है, तब उसको गुड गवर्नेंस कहा। तब तो गुड गवर्नेंस इंडेक्स आने लगे हैं, उस पर तौला जाता है किसी भी गवर्नेंस को कि वो गुड है या नहीं है। तो डियर स्टूडेंट, मुझे लगता है कि ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा यदि मैं थ्योरेटिकल जर्नी भी चलूं, इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त कर रहा हूं। इसको पार्ट 1 आप मान लीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे थ्योरेटिकल इवोल्यूशन कैसे हुए, क्योंकि दोनों काफी मिलता जुलता है, कई तो आपको ओवरलैप जैसे होंगे, और ये आपके सिलेबस में इस तरह से दिया, इसलिए मुझे ऐसा वीडियो बनाना पड़ा है। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग यहाँ पे खत्म करते हैं। अब आपको मैं रेफरेंस देता हूँ और आपको जो है मैं थैंक्स देता हूँ, और सेकेंड पार्ट में हम लोग लेकर के आएंगे थ्योरेटिकल जर्नी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज एन एकेडमिक डिसिप्लिन। ये रेफरेंसेस है, आप देख सकते हैं। मैंने सबसे ज्यादा जो मैंने लिया है इसमें, ये निकोलस हेनरी की जो बुक है, उसका वो चैप्टर पैराडाइम ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उससे लिया मैंने बताया है। लेकिन मैंने ये आर्टिकल भी पढ़ा है, और बहुत मुझे अच्छा लगता है ये आर्टिकल, आपको पढ़ना चाहिए। और मैंने अपने खुद के वीडियो से भी काफ़ी लिया है। जो इंट्रोडक्शन मैंने लिखा था, और वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वीडियो है, इसके मोर देन मतलब तो 3 लाख व्यूज के आसपास इसके हैं। तो उससे भी मैंने काफ़ी कुछ लिया, और उस समय काफ़ी मैंने इस पर रिसर्च किया था, और इग्नू के भी मटेरियल को इसमें लिया है। आप इन सबको रेफर कर सकते हैं। सो थैंक यू इस पार्ट को देखने के लिए। मैंने से कहा कि ये पार्ट 1 इसको आप समझ लीजिए, पार्ट 2 लेके मिलेंगे। यदि वीडियो पसंद आया तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और डाउनलोड करें। यदि आप मेरे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट हैं तो आप यहाँ से एक सेमेस्टर एग्जाम के गाइड जो हैं वो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि सेकंड सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर मुझसे नहीं हो पाया, लेकिन दिस बार यदि मतलब मुझे मेरी में एनर्जी रही तो दिस टाइम मैं एग्जामिनेशन से कुछ दिन पहले तो जरूर आपको सेकेंड सेमेस्टर के गाइड निकालने की कोशिश करेंगे। इस तरीके से आप मुझसे जो है जुड़ सकते हैं। सवाल ऐसे पूछिए जिसका जवाब एक लाइन में दिया जा सके। मिलेंगे बहुत जल्द पार्ट 2 को लेके, मैं भी 1-2 दिनों के अंदर ही। बाय।